नमस्कार दोस्तों। एक न्यूज़ मेरे हाथ में आई। मैं हक्का बक्का रह गया कि मैं देख क्या रहा हूँ। शेख हसीना ने अपना ऑफिस खोल दिया है अपनी पार्टी का भारत के अंदर। वो भी कहाँ पर? एक दिल्ली में खोला है और दूसरा बंगाल में। अब क्वेश्चन ये बनता है, कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, क्या शेख हसीना वेस्ट बंगाल के इलेक्शन लड़ने वाली है कि उन्होंने यहाँ पे ऑफिस खोल दिया है और ममता बनर्जी के खिलाफ वो खड़े होने वाली है? भाई अगर बांग्लादेश के, अब वो बोलेंगे कि वहाँ पर तो भारतीय जो होगा नागरिक वही बन सकता है। अगर ऐसा होता तो वेस्ट बंगाल में कितने बांग्लादेशी हैं जो एमपी बनकर फिर रहे हैं? अगर वो बन सकते हैं तो शेख हसीना क्यों नहीं? और कल को हो सकता है सीएम बन जाए। तो इसके ऊपर बात करेंगे मामड़ी जी के साथ कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। क्या वहाँ पर शेख हसीना इलेक्शन लड़ेगी? वैसे भी आधा तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेशियों से भरा हुआ है, वोट भी मिल जाएंगे और ममता बनर्जी की सीट भी हिल सकती है। तो एक तो ये मुद्दा है, या इसके पीछे खेल कुछ और भी बड़ा है। इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल में। कामड़े जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। रोहित जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, जब बांग्लादेश में जो भी जिस देश का भी हो, डीप स्टेट वहां बैठ के हमारे खिलाफ बहुत कुछ चीज कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी उसका जवाब उसी अंदाज में देंगे ना। हम हमें जो करना है करेंगे। ऑफिशियली हमारी स्टैंड क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं देखा है। तो जयसवाल जी का जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इंडिया का, उनका स्टेटमेंट था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में किसी देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए हम परमिट नहीं करते हैं, फलान ढिमकान, सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो उसका स्टेटमेंट दे दिया। मगर आखिरी में एक स्टेटमेंट और दिया, बांग्लादेश में हम ये चाहते हैं कि ये पारदर्शिता से ये फ्री फेयर इलेक्शन जल्द से जल्द हो, ताकि अपना लोगों का मत क्या है वो उसके आधार पर वहाँ की सरकार बने। तो मतलब पलटवार कर रहे हैं उनका। आप डेमोक्रेसी को खत्म करके एक पार्टी को आपने दूर कर दिया, तो जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी उसको आपने दूर कर दिया, तो डेमोक्रेसी कहाँ है? फ्री एंड फेयर कहाँ है? तो ये हम उल्टा उनको जवाब दिया। अब आते हैं इनके एक्चुअल क्या हुआ। देखिए, ऑफिस खोले या ना खोले इससे क्या कोई मतलब नहीं। इनके लोग यहीं बैठे हैं। शेख हसीना दिल्ली में बैठी है, उनके बहुत से मंत्री वहाँ से आके भारत आके शरण दिया है। उनके बहुत से केडर, सीनियर लीडर्स सब आके बंगाल में हो, दिल्ली में हो, कहीं ना कहीं छुपके रह रहे हैं। तो यही पना लेके बैठे हैं। तो ऑब्वियसली वो तो मिलते रहेंगे ना। ऐसी बात नहीं है कि वो सुबह उठा, थोड़ा चाय नाश्ता किया, फिर सो गया, फिर शाम को उठ के फिर डिनर के लिए उठा, ऐसा थोड़ी होती है। तो वो पुलिस कार्रवाई करते हैं ना। क्या भारत सरकार को पता नहीं होता है क्या? होता है। बट हम भी लीवर्स बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ क्या करना है करना चाहते हैं। पहला हमारी सोच ऐसा था, पहली सरकार उनके कालखंड में। अब वहां से कोई भी आते थे, हम चुप रहते थे उसके बारे में, और यहाँ उनको सब बंद करके रखते थे, जैसे हमने दलाई लामा जी के साथ किया। वहाँ यहाँ वो यहाँ रह सकता है, मगर अपना कुछ भी पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ चला नहीं सकता, उनके ऊपर पाबंदी है। तो ये हमने उनके ऊपर लगा रखा। तो ये हमारी जो सोच थी, शायद उसमें धीरे धीरे से बदलाव लेके आ रहे। हम रिएक्टिव और डिफेंसिव पोस्चर से प्रोएक्टिव और एक्शन ओरिएंटेड हम शुरू किए। जैसे चाइना की, आप जहाँ बैठे हो, आपकी जो पीएलए है, वो वहाँ हमारी बॉर्डर के उस पार म्यांमार में बैठ के बहुत कुछ हरकत कर रहे थे, जाके उसको मार के आया। तो क्या हुआ? उनको मारने के बाद 3 बड़े लोग यहाँ से भेजेंगे, चाहे वो अजित डोवल जी हो या राजनाथ सिंह जी हो या जयशंकर जी हो। कब गए ये? यहाँ के पीएलए सोल्जर्स को मारने के बाद गए। और हमने बोला हमें कुछ पता नहीं है, कोई ड्रोन अटैक हुआ, हमें क्या मालूम है, आप कुछ किया होगा, हमें कुछ। तो ये खेल हम भी खेल सकते हैं, वही उनको हम दिखा रहे हैं। ये बस आप भी खेल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी खेल सकते हैं। तो इसीलिए अब अमेरिका के साथ हमारी जो सिचुएशन खराब होती जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनके डीप स्टेट को भी हम बता रहे हैं, देखो हमारे पास भी लीवर्स है, और बांग्लादेश को हम ऐसे खस के पकड़ सकते हैं कि आप उनको कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए शेख हसीना को एक्टिवेट किया हमने। हमारे पास बहुत लीवर्स है। उनके हमारे पूरे लैंड बॉर्डर से उनका जूट एक्सपोर्ट हम बंद कर दिया। तो समुद्र के रास्ते से आना पड़ेगा उनको। समुद्र के रास्ते से आएगा, उनका एकमात्र चट्टागोंग एयरपोर्ट है। वो इतना अच्छा एयरपोर्ट, सॉरी सी पोर्ट है, वहाँ इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है।
तो वहां से कितना वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है? मेजॉरिटी लैंड रूट से ही करेगा ना वो। तो बाजू है, हमारी एक कमरा बांग्लादेश में, एक कमरा बंगाल में है। तो नुकसान किसको हो रहा है? उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की 50% टैरिफ लगने से पहले तक लगभग 25-30% बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत आ गया। नाइकी, एडिडास, इनके पूरे भारत आ गए। अभी 50% के चलते हुए यहाँ भी ऑटोज रुक गया, वो अलग बात है। तो ये दोनों यहाँ रुकने के बाद चाइना के पास जा रहे हैं। जिसको आप दंड देना चाह रहे थे, जिसको आप सता के आप झुकाना चाहते थे, उनका ही वर्चस्व बढ़ रहा है, उनका ही बिजनेस बढ़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहा है, ये सब फिर चाइना के खेमे में जा रहा है, चाइना के ऑर्डर बढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है ना। तो भारत भी चुप नहीं रहे, कुछ ना कुछ करे। म्यांमार में हम जो करना है कर रहे हैं, अरकान आर्मी के साथ हमें क्या क्या जो करना है हम कर रहे हैं। सिटवे पोर्ट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो बांग्लादेश के अंदर हमें क्या क्या करना है वो करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जन्माष्टमी में क्यों आया है भाई? तो समझ सकते हैं आप, हमारे पास भी लीवर्स हैं उधर। मोहम्मद यूनिस के आगे भी हमारे वहाँ लीवर्स है। तो ये चीज़ है। फिर शेख हसीना का ये करना, तो दिस आर ऑल डिनाइबिलिटी भी है। हाँ भाई, हमें कुछ पता नहीं है, कुछ करेगा तो हम सोचेंगे देखेंगे, हमें कुछ मालूम नहीं है। तो ये चीज़ है। तो देखते हैं धीरे धीरे से क्या होगा। अभी SIR तो बिहार में हुआ। अब ममता बनर्जी कितना चिल्लाना शुरू कर दी है। और फिर ये 138 अमेंडमेंट के बारे में वो क्या क्या बोलती जा रही है। सबसे नाराज और सबका सबसे ज़्यादा खौफ किसको है? ममता बनर्जी को। क्यों? कल के दिन उनका पूरा चिट्ठा हम खोलेंगे तो कहाँ छुपने का भी जगह नहीं मिलेगा। शेख हसीना तो कम से कम भारत आई है, ये तो काफिर है, ये तो ब्राह्मण है। बांग्लादेश जाएगी तो इसको वहीं वहीं के वहीं गाड़ देंगे, तो उनको तो छुपने का जगह नहीं मिलेगी। तो ये सिचुएशन है। तो ठीक है, हम भी खेल सकते हैं ये खेल, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आगे हमारी एक एक करके पत्ता हम खोलते जाएंगे। तो ये एक है। अभी सर ऑफिशियली वो कुछ नहीं बोलते हैं, बट मिलने का एक क्लब बनाएंगे, वहाँ चाय पियेंगे, कुछ रसगुल्ला खाएंगे, फिर बात करते जाएंगे। आप क्या उनको रोक नहीं सकते हो ना। सर देखिए, आपने बोला कि हमारा जो जायसवाल जी उन्होंने बोल दिया, सानू नहीं पता ये क्या हो रहा है। ये आप देखो और शेख हसीना देखे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो वैसे भी किसी से पंगा लेते नहीं हैं। यही स्टेटमेंट आप सोच के देखिए, जब वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तो यूनुस ने भी बोला था यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये तो इंडियन मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, यहाँ पर तो एक भी हिंदू को मारा नहीं गया। तो आपको नहीं लगता कि हमने उसी भाषा में जवाब दिया है जो भाषा यूनुस ने और उसके लोगों ने हमारे साथ वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ किया था, वही कर रहे हैं हम लोग भी। बिल्कुल बिल्कुल। हम जिसको जिस अंदाज से, जिस लेवल की भाषा से उनको समझाना है, उसी भाषा हम इस्तेमाल करेंगे। एक एक करके फिर दोबारा उनको हमारे पास आना ही पड़ेगा। मोइजू क्या कर रहा था, अब क्या कर रहा है? तो यही होगा। तो फिर श्रीलंका में राजपक्षा ब्रदर्स, उनके भाइयों ने क्या किया भारत के साथ, अभी श्रीलंका क्या कर रही है? बांग्लादेश भी आना पड़ेगा। बांग्लादेश को कोई चारा ही नहीं है, उनको उनके मदद में कोई आ ही नहीं सकता। ना चीन आ सकती है, ना अमेरिका आ सकती है। तो हम जानते हैं इनको कैसे इनको डील करना है, किस भाषा से समझाना है, किस भाषा हम बोलेंगे तो इसको अकल आएगी। ये सब हमें हमें पता है, इसीलिए उसको इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे से हम कर रहे हैं। हम लॉन्ग टर्म खेल खेलते हैं, हम टेस्ट मैच खेलते हैं, T20 नहीं खेलते। इमीडिएटली वहाँ कुछ हुआ, इमीडिएटली हमारी रिएक्शन ऐसा नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस को कहाँ उसको ठिकाना लगाना है वो करेंगे। अब धीरे धीरे से देखते जाइए वहाँ बांग्लादेश में भी हमारी क्या होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी बांग्लादेश में उनका फोकस नहीं है, कहीं और चला गया। वो हमें सताने की कोशिश कर रहा है, कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली हम वहाँ जो करना है करेंगे। अभी चीन के साथ भी हमारी रिश्ता धीरे धीरे से हम थोड़ा नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। तो दोस्ती तो नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकता है। जब तक वहाँ आपके बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी बैठी है तब तक कुछ नहीं होगा। वहाँ एक नेशनलिस्ट पार्टी आएगी तो अलग बात है। इससे भी हमें तकलीफ था, क्योंकि इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी आने से पहले जो सरकार थी वो लद्दाख मांग रहे थे, ये लद्दाख अपना इलाका करके वो बोल रहे थे। दलाई लामा जी भी बोल रहा था कि अवैध से भारत ने कब्जा करके बैठा है, तो चीन ने उसी को लेके जा रहा है।
फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी जब तक है हमें तकलीफ होगी। तो ये धीरे धीरे से हम इनके जो भी सपोर्ट पे थे उनको धीरे धीरे से न्यूट्रलाइज करते जाएंगे, और हम हमारी जो सोच है, हमारी जो प्लान है, प्रोग्राम है, या हम वहाँ जो करना चाहते हैं वो करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी और कल्चर ये दोनों चीज़ जो है, जब आप लकीर खींच के दीवार लगाओगे तो जो छोटे मियाँ है वही उनका नुकसान ज़्यादा होगा, बड़े मियाँ का नुकसान कम होगा। ऐसा नहीं है कि उनका नहीं होगा। मगर आप देखिए, जब भारत ने कंप्लीटली पाकिस्तान से कट ऑफ कर दिया, एमएफएन स्टेटस निकाल दिया, ट्रेड बंद कर दिया, और आज वो घुटने पे टेके। अब देखिए, चाइना उनको क्या सता रही है, अमेरिका क्या कर रही है, और उनका हालत क्या हो गया आप देख ही रहे। बांग्लादेश का भी वही हो, नेपाल का भी वही हो। जब भारत के खिलाफ ये कुछ भी माने या ना माने, बगैर भारत का दोस्ती का इनका कुछ भी नहीं हो सकता। ये देश, ये छोटे छोटे देश सब खत्म हो जाएंगे। ये हमारे साथ ही, भारत के साथ रिश्ता, भारत के साथ दोस्ती के चलते हुए ही वो बच पाएंगे, वो आगे चल पाएंगे। कट ऑफ करेंगे तो नुकसान वही होगा। तो इसीलिए हमारे पास बहुत से लीडर्स हैं, और हमारी जो भाषा है, जो बोल है, वो किस अंदाज से कब क्या बोलना है हम जानते हैं। एक हाथी जा रहा है, उसके सामने कुत्ता भौंकते रहेगी, क्या हाथी कोई रिएक्शन देगा? कुछ नहीं, ऐसे चलते रहेगी। मगर कुछ देर के बाद इसको कुछ सबक सिखाने का दिमाग में आ गया, हाथी को एक थप्पड़ मारेगी तो 10 फुट आगे जाके गिरेगी। तो भारतीय हाथी ऐसा है, हम आराम से बैठेंगे, जब इनको थप्पड़ मारना है मारेंगे, और उसको नानी याद आ जाएगी, तो मतलब पुश्तों तक ये भूल नहीं जाएगी, ये करेंगे। बट सर वील प्ले मुझे आवर गेम वेरी केयरफुली। यस वी आर प्लेइंग अवर प्ले गेम एंड दैट ऑल्सो केयरफुली। सर एक और मेरे दिमाग में अभी आपसे बात करते हुए आया कि डोंट यू फील कि हम एक तो उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं यूनेस्को जो उसको समझ आती है, दूसरा आपको मालूम है कि शेख हसीना से डर भी लगता है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बात आ रही है कि क्या मोदी जी कहीं ग्रेटर बंगाल की बात तो नहीं कर रहे हैं कि शेख हसीना को यूज़ करके जो आप ग्रेटर बंगाल की बात करते हैं क्यों ना यूनिफाई कर दिया जाए। 71 में उन्होंने बोला था कि आप भारत का पार्ट बन जाइए, हम बनने को तैयार है, इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। कहीं जो बोल रहे थे कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, कहीं ग्रेटर वेस्ट बंगाल तो नहीं बनने की तैयारी। देखिए, ये तो एक सोच हो सकता है, मगर वो कीचड़ हम हमारी यहाँ जोड़ लेना है, बताइए। और इतना कीचड़ है ऑलरेडी, इतने करोड़ों लोग हम यहाँ हमारे देश में बैठे हुए हैं। हमें चाहिए दो चीज़ चाहिए। नॉर्थ का सिलट एरिया चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, और हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो वो एक हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, चट्टगांव ट्रैक हमें चाहिए, उधर भी हिंदू ज़्यादा है, चकमा लोगों को ये लोग क्या कर रहे हैं पता चल रहा है। तो जब वो हमारे पास आ जाएगी तो हमारी ईशान्य के जितने भी स्टेट्स हैं उनका समुद्र के रास्ता बन जाए, तो हो गया ना। हम ये दो चाहिए, बाकी कीचड़ उनके पास रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो जो बिल्कुल सही बात है, है ना, कूड़े का ढेर तो हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों हम पीओजे के वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पीओजे के में पूरे ये पंजाबी लोग आके बैठ गए उधर। इनका बिलावल भुट्टो जरदारी का, फिर इमरान खान का एकड़ों का जमीन है उधर, पूरा स्कर्दू के पास, पूरा टूरिस्ट रिसोर्ट्स बना के बैठे हैं लोग। बहुत से ये मतलब ये जिहादी तंजीम सोच रखने वाले वहाँ बैठ गए। वो वापस लेके क्यों वो कीचड़ हमारे ऊपर क्यों डालना है? तो इसीलिए हमारी इंटरेस्ट जो है वो हम ले लेंगे। पीओजे में पहला शारदा पीठ ले लेंगे, तो बाकी देखेंगे क्या करना है, धीरे धीरे से एक एक करके देंगे। सेम थिंग विद बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो नॉर्थ एरिया है वो राजशाही एरिया है। राजशाही में बहुत अद्भुत भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, और नट्टोर करके एक जगह है, वो यहाँ वेस्ट बंगाल से तट पे पड़ती है। उस नदी के उस पार नट्टोर है, इस पार हमारी इलाका पड़ता है। तो नट्टोर का राजा हिंदू था, फिर भी अब बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया। मैंने उधर गया था, उनके बहुत से मंदिर हैं, अभी भी वहाँ वामाचार चलता है। वामाचार तो जानते हो आप ना, बलि होती है, बलि प्रथा होती है, बहुत से जानवरों को रख के वहाँ पूजा होती है। शिव मंदिर है उधर, शक्तिपीठ है, मैं जाके दर्शन किया। जो इलाका जो हमारी आस्थान से जुड़ा हुआ है वो हम वापस ले लेंगे। वहाँ रमणा काली मंदिर है सिलट में,
वहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली है उधर, एक चीज हम वापस ले लेंगे। और फिर यहाँ चट्टगोन चट्टेश्वरी माता शक्तिपीठ है, तो वो हम वापस ले लेंगे। और फिर चट्टगोन हिल ट्रैक्स में ये लोग वहाँ चंद्रनाथ करके एक मंदिर है, वो पहाड़ के ऊपर है, वहाँ मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मंदिर छोड़ के वहाँ कोई रहता ही नहीं, फिर भी यहाँ मस्जिद खोलने का प्लान कर रहे हैं, तो वो सब हम वापस ले लेंगे। हमारी सब कॉन्टिनेंट में एटलीस्ट इस इलाकों में सबसे बड़ा गौतम बुद्ध का मूर्ति वहाँ है, चट्टगोन के पास। चट्टगोन से कॉक्सेस बाजार के बीच में है, तो सब हम वापस ले लेंगे। कॉक्सेस बाजार छोड़ देंगे, कॉक्सेस बाजार हम उसको दे देंगे, म्यांमार को दे देंगे, क्योंकि वहाँ रोहिंग्या बैठा है, तो वो कीचड़ हमें नहीं चाहिए। बाकी सब हम ले लेंगे, हमारी समुद्र का रास्ता बन जाएगा, हो गया ना, बाकी आप रख लो यार। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। भारत का प्रॉब्लम ये है कि हम स्टेटस को में बहुत खुश हैं, जहाँ है वहाँ है, आगे जाना नहीं चाहते। बहुत से स्टेटस को बदल, देखिए इतिहास में कभी भी किसी देश का भी बॉर्डर कभी भी स्टैटिक नहीं रहेगा, या तो घटेंगे या बढ़ेंगे। तो चॉइस हमारी पास है, आप प्रोएक्टिवली एक्शन नहीं लोगे तो आपका सरहद घटते ही जाएगा, जो चाइना कर रही है, सलामी स्लाइसिंग करके धीरे धीरे से हर साल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे। हिमालय में नहीं कर पा रहा है आजकल, तो समुद्र में कर रहा है, फिलीपींस के साथ कर रहा है, तो ये उनका सोच है। तो आप चुप रहेंगे तो कोई और चुप नहीं रहना है, ऐसा कोई नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए भारत को भी प्रोएक्टिवली ये स्टैंड लेना पड़ेगा। अब धीरे धीरे से मैं ऐसा मानता हूँ इनके हमारे पास जो लीवर्स है उसको एक्टिवेट करना। एक दलाई लामा जी को एक्टिवेट कर दिया, मोदी जी अभी उनके बर्थडे में विश करना शुरू है हमसे। उनका गवर्नमेंट इन एक्साइल को क्या करें वो अलग बात है, मगर कम से कम ये तो शुरू हुआ। फिर शेख हसीना के साथ ऑलरेडी हमने ये एक चाल चलाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर तीसरा मैडम नईला, डॉक्टर नईला कादरी बलूच को हम रिकग्नाइज करना है, बलूच गवर्नमेंट इन एक्साइल, उनको रिकग्नाइज करना है। मैं उनको जानता हूँ, उनसे मैं बहुत बार बात भी कर चुका हूँ। तो वो दिल्ली आई थी, उनको कोई भाव नहीं दिया, कोई सरकार से बीजेपी से कोई उनसे मिला ही नहीं। अब तो फिर दोबारा उनको रेड कार्पेट वेलकम करके मोदी जी के साथ एक फोटो खिंचवाएंगे तो इनका पैंट गीली हो जाएगी, हंसी मुन्नी का। तो ये धीरे धीरे से हम जो जितने भी लीवर्स हैं हमारे पास उसको एक्टिवेट करना है, तो ये चीज़ है। फिर हमारी मान लीजिए जयशंकर जी अकुन साई से मिल के आता है, जब वांग ही मिल सकता है तो हम क्यों नहीं मिल सकते, है ना। तो ये चीज़ हम जब प्रोएक्टिवली करना शुरू करेंगे तो यू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। अब तक हम पूरे डिफेंसिव में थे, अब थोड़ा धीरे धीरे से हम प्रोएक्टिव होना चाहिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, शायद आपके प्रोग्राम में भी मैं बोल चुका हूँ पहले, फिर दोबारा बोलता हूँ, हमारे मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्यों रखा है भाई? यहाँ से हमें हटना चाहिए, ये डिफेंसिव सोच से हमें हटना चाहिए। डिफेंसिव का ऑपोजिट ऑफेंस नहीं है, हम नेशनल सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रखना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, ये तो अमेरिका करती है। यमन में जाके खुद का सिटीजन को मार दिया वो, तो इसीलिए आपके देश की रक्षा के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। इसका डिपार्टमेंट का नाम ही डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसको बदल के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रखना चाहिए, तब ये सब कर सकते हैं। हमारी इर्द गिर्द में जो भी है उनको क्या करना है वो सब कर सकते हैं। अभी क्यूबेक को रिकॉग्नाइज करो भाई, या रिकॉग्नाइज नहीं करना है तो क्यूबेक का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको यहाँ भाव दे दो, उनका इधर आपके ORF में या कहीं और इंडिया फाउंडेशन में उनका भाषण का अरेंजमेंट करो, हो गया ना। हमारे पास भी लीवर्स होंगे ना, कनाडा अपने आप भाग के आएगा। तो यू हैव टू बी दैट। आप सुपर पावर बनना हो, आपकी वर्चस्व बढ़ाना हो तो ये सब चीज करना पड़ेगा। यू आर ऑलरेडी 4th इन द लिस्ट नाउ, तो अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है। ऑलरेडी उनके 20 साल पहले उनके पास जितने भी टॉप 5-6 इकोनॉमिस्ट थे वो सब अपने अमेरिका के कठपुतली थे, उनके सामंत थे, चाहे वो जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, ये सब थे, है ना। अब क्या हो गया, इसके बीच में चाइना आके घुस गई, तो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लोग, और बीच में एक और आ गया उधर भारत। तो कितना तकलीफ होगा इनको, और इनके बंदे नीचे जा रहे हैं। UK लिस्ट में से निकल गया,
आने वाले साल में जर्मनी भी निकल जाएगा, नीचे जाएगा, जापान तो ऑलरेडी पीछे चला गया, तो अमेरिका चुपने बैठेगी ना, ऐसे तो हमें कंट्रोल करना चाहती है ना। तो उनके पास बहुत लीवर्स हैं, इनको यूनुस को एक्टिवेट कर सकता है, असीम मुनीर को बुला सकता है, ये सब बकवास जब कर रहा है, भारत को भी ये सब चीज़ करना पड़ेगा। हम वहाँ जितने भी ये चीज़ है उनको फिर हमारा एक्टिवेट करना पड़ेगा। वी शुड कीप आवर लीवर्स, आगे सोचना पड़ेगा। यू हैव टू प्ले डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। ये डिफेंसिव अप्रोच नहीं चलेगा। मैं मोदी जी से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप रोटी खाओ नहीं तो मेरा गोली है। फिर वो रोटी खाने के बाद थोड़ा बल मिलेगा, थोड़ा शक्ति मिलेगा, फिर दोबारा आपके ऊपर अटैक करेगा। उसको रोटी खाने का भी आप मौका मत दो। रोटी खाने का नसीब भी नहीं होना चाहिए उनको, गोली ही खाते रहना, कंटिन्यूसली गोली खाना। अभी जितने भी अज्ञात बंदूकदार वहाँ सक्षम है पाकिस्तान में, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनको ही टपकाते हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो, कश्मीरी हो, मगर इनके आकाओं को टच नहीं किया। जब ये लोग बाहर क्या कहते हैं उसको, पापा जॉन्स और मैकडोनल्ड्स में जाने के लिए निकलते हैं घर से, वो घर वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये जब डर उनके दिमाग में बिठाओगे तभी ये आपके पकड़ में आएंगे। तो आप जितने भी इनको मारेंगे, रक्त भी जैसा है 1000 और वो पैदा करेंगे, मगर जब उनके घर में आप हाथ डालना शुरू करोगे तब ये इनको समझ में आएगा। तो माई सिंसियर रिक्वेस्ट भारत की सरकार का है कि प्लीज एक्सपेंड दिस उनके इन इलाकों में, बिकॉज हमारी पास ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये दिस इज एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भारतवर्ष है। भारत लफ्ज से इनको तकलीफ है, इंडियन लफ्ज से इनको कुछ भी होती है, इसीलिए उसको निकाल के साउथ एशिया रख दिया है। भाई साउथ एशिया कैसा है, इक्वेटर से नॉर्थ है, तो साउथ कैसे हो सकता है? तो मिडिल ईस्ट, एक्चुअली वी आर मिडिल ईस्ट, वी आर मिडिल ऑफ ईस्ट ऑफ यूरोप। मिडिल ईस्ट वो नहीं है, वो वेस्ट एशिया है ना, उसको मिडिल ईस्ट बोल रहे हो आप। दैट इज एक्चुअली वेस्ट ऑफ ईस्ट ऑफ यूरोप, तो फिर उसको मिडिल ईस्ट क्यों बोल रहे हो? सेंट्रल एशिया आप किसी को और दे दिया, कजाकिस्तान को दे दिया, तो बचा क्या है? साउथ एशिया आपके मुंह पे चिपका है। अब साउथ एशिया नहीं है यार, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत भूखंड है, वी नीड टू रीअसर्ट दैट। तो इसका मतलब हम सरहद से आगे कुछ नहीं करेंगे, नहीं होता है ना। आप ये सरहद ये बहुत दिन नहीं रहेगा। जब ये देश कोलैप्स होते जाएंगे, आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा। आप ऐसे नहीं रख सकते हो, आप एक अटिला अंबानी का अटिला आप रख के आजू बाजू में पूरा स्लम्स रहेगा, तो आप भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे। यू हैव टू हैंडल दैट। आप हाथ डालना पड़ेगा, बांग्लादेश में हाथ डालना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान में डालना पड़ेगा। यू नीड टू हैव योर लीवर्स। उस एंगल से शेख हसीना का ऑफिस बोलना मैं स्वागत करता हूँ। भारत सरकार ने इनके पीछे इनका हाथ होगा, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर सर। वी आर ऑल्सो हैप्पी। और ये अगर कामयाब होता है, एक तो डर पड़ा रहेगा उनको कि अगर इन्होंने यहाँ पर ऑफिस खोल दिया है कि कुछ भी हो सकता है, और दूसरा थोड़ा सा जो रेडिकलाइजेशन है, वो जो कूड़े के ढेर से यहाँ पर इलीगली एंटर कर गए हैं, उनको भी कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं वो हेल्प कर सकती हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल अन्न पिछले 1 साल से हमारे ही देश का खा रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग कि जो ये हरकत हुई है, दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम गुड रिजल्ट्स। और ये डर अच्छा है, मोदी जी बोलते हैं ये डर अच्छा है, मैंने वो रिपीट कर दिया। सर मुझे मालूम है आपकी ये ट्रेन है, अभी आप निकलने वाले हो, मैं अभी और तक नहीं करूँगा, मेरे पास 2-3 क्वेश्चन और थे, बट आई जस्ट रेस्ट इट राइट नाउ। इसके ऊपर जब आप कभी फ्री होंगे दोबारा से बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।